अलग मेथड होते हैं ट्रांसफर करने के। जैसे जीन गन की तरह एकदम शूट होगा, एकदम बहुत ज़्यादा तेज वेलोसिटी से होता है। फर्मेंटर्स ऑल्सो नोन सेप्टिक मतलब वो कि जो भी दूसरे बैक्टीरिया, दूसरे ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस मल्टीप्लाई करना, इसी का ही प्रोटीन मुझे चाहिए। अब मेरे को कैसे पता? Hey y'all, this is Palak Nanak studying MBBS and welcome to my YouTube channel. सो लास्ट क्लास तक हम लोग ने प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बहुत सारे स्टेप्स कर लिए थे, एक्सेप्ट फॉर जो 3 स्टेप बाकी है जो हम आज करेंगे, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए, कि डीएनए को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म में, उसका कल्चर करना और उसको एक्सट्रैक्ट करना। ये 3 है, खाली यही टॉपिक बचे हैं। उसके बाद हमारा पूरा बायोटेक वाला ये चैप्टर फिनिश। उसके बाद नेक्स्ट बायोटेक बाकी है, पर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम हमारा चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं। और क्योंकि मैंने इस चैप्टर के कोई भी क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन के टाइम पे क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, तो सारे क्वेश्चंस जो भी प्रोबेबल है कि पूछ सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में अलग से कराने वाली हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस। तो अगर आपको सारे के सारे आ रहे हैं तो मतलब बायोटेक का चैप्टर आपको टिप्स पे है, तो इसलिए अच्छे से पूरा चैप्टर कर लो। और क्या है, बस कर लो और क्या। तो स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के साथ। स्टार्ट करते हैं मतलब ख़त्म करने वाले हम बायोटेक्नोलॉजी को, और हम थे ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए पे। डीएनए को हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो अलग अलग मेथड होते हैं ट्रांसफ़र करने के, जिसमें से हम सारी मेथड पढ़ेंगे। उसमें से सबसे पहली मेथड बैक्टीरिया के लिए जो यूज़ होती है वो होती है हीट शॉक मेथड। मतलब कि अगर ये कोई बैक्टीरिया है, उसको ठंडे एकदम आइस कूल टेम्परेचर पे रखेंगे, उसमें डालेंगे CaCl2, तो इसलिए CaCl2 ट्रीटमेंट बोलते हैं, और इसमें डालेंगे PEG यानी पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, ये डालेंगे। फिर उसके बाद इसको लेके जाएंगे 42 डिग्री सेल्सियस पे, एकदम बहुत ही कम टाइम पे 42 पे लेके जाएंगे, और वापस इसको आइस कोल्ड टेम्परेचर पे लेके जाएंगे। उससे क्या होगा, उसको 42 डिग्री का लगेगा हीट शॉक, और हीट शॉक लगने की वजह से जो इसकी मेम्ब्रेन है वो पोरस हो जाएगी, और जितने भी डीएनए हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। इसको बोलते हैं हीट शॉक मेथड, विच इज़ यूज्ड इन बैक्टीरिया। इसके अलावा अगर एनिमल सेल के अंदर करना हो तो उसमें हम लोग करते हैं माइक्रो इंजेक्शन। उसमें क्या होता है, सिंपल माइक्रो इंजेक्शन, छोटा सा इंजेक्शन। एनिमल सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर डायरेक्टली आप इंजेक्शन से डीएनए को डाल दो न्यूक्लियस के अंदर, तो ये बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन, और ये यूज्ड होता है एनिमल सेल के अंदर। अच्छा, जस्ट इन केस अगर आप अपनी दुनिया में खोए हुए हो तो मैं बता दूं, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं कि एनिमल सेल में कौन सा टाइप ऑफ जीन ट्रांसफर होता है। फिर हीट शॉक मेथड पूछ सकते हैं। आगे तुम्हें बढ़ाऊंगी बायोलिस्टिक जीन, एकदम बैठा जैसा एनसीईआरटी में दिया वैसा सेम टू सेम बैठी लाइन आती है, और फिर तुमको आएगा नहीं, इसलिए ध्यान से सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन हो गया। उसके बाद आता है बायोलिस्टिक और जीन गन। जीन गन, अब ये गन है तो इसलिए गन की तरह काम करेगा, यानी कि हम लोग जो डीएनए है उसको सेल के अंदर बॉम्बार्ड करेंगे। अगर ये सेल है हमारा, ये यूज़ होता है प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर डालने के लिए डीएनए। तो प्लांट सेल में अगर डालना है तो उसमें हम जीन गन की तरह डालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, डीएनए का बॉम्बार्डमेंट करेंगे। लेकिन ऐसे ही खाली डीएनए को गन से मार देंगे नहीं, डीएनए का बम्बार्डमेंट करेंगे। कैसे,
गोल्ड और टंगस्टन, ये दोनों की बॉम्बार्डमेंट करेंगे और इस पे डीएनए की कवरिंग करके रखेंगे और वो जाएगा प्लांट सेल के अंदर, ऐसे जीन गन की तरह एकदम शूट होगा एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ वेलोसिटी से, और वो चला जाएगा अंदर सेल के, प्लांट सेल के अंदर। तो वो होता है हमारा बायोलिस्टिक और जीन गन। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। इसके अलावा और दूसरा मेथड, ठीक है, एक मेथड तो मैंने आपको पहले ही बताया था, डिसआर्म्ड पैथोजन। उसमें क्या होता है, रेट्रोवायरस बताया था मैंने आपको, फिर मैंने आपको बताया था एगारोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। तो अगर एनिमल सेल है तो हम रेट्रोवायरस यूज करेंगे, और अगर प्लांट सेल है तो हम लोग यूज करेंगे एगारोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। अब ऊपर नीचे देख लेना, मतलब एगारोबैक्टीरियम पहले आता है फिर ट्यूमिफिशियंस आता है। उसमें क्या करते हैं, रेट्रोवायरस का जो विरुलेंस जीन है उसको निकाल देते हैं और उसको एनिमल सेल के अंदर जाने देते हैं। तो अब वो मेन जो प्रॉब्लम कॉजिंग है वो नहीं करेगा, उसकी जगह हमारा जो जीन है वो रेप्लिकेट करेगा। ये मैं ऑलरेडी पहले कर चुकी हूँ। इतना हुआ। इसके अलावा एक और टेक्निक होती है, दैट इज इलेक्ट्रोपोरेशन। उसमें क्या होता है, जैसे कि नाम है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोपोरेशन, तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाएंगे और वो जा करके क्या करेंगे, वो करेंगे पोर्स, किसमें, सेल की मेम्ब्रेन के अंदर। वो इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से वहाँ पर पोर्स हो जाएंगे प्रोटोप्लास्ट के ऊपर, और इस वजह से जो भी डीएनए वो इजीली अंदर जा सक पाएगा। सॉरी, ये मेथड है हमारी ट्रांसफ़र ऑफ जीन की। हमने अभी तक क्या क्या किया शुरू से अगर देखें तो सबसे पहले तो हम लोग ने जीन का आइसोलेट किया, आइसोलेशन, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है सॉरी, उसमें से हम लोगों ने जीन को आइसोलेट किया था। कैसे, डीएनए आइसोलेशन, वो चिल्ड इथेनॉल की प्रोसीजर से। उसके बाद वो आइसोलेशन हो गया, फिर हम लोग को उसको पैथो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से तोड़ा, फिर उसको सेपरेट किया बाय एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद उसको सेपरेट किया, निकाला उसको, और उसके बाद एम्प्लीफिकेशन किया, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर की मदद से एम्प्लीफाई करने के बाद उसको, अब हमारे पास हो गई है बहुत सारी जीन, तो उससे हम लोग वेक्टर में डाल देंगे। वेक्टर में डालने के बाद हमने उसको होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र किया अभी, और अब हमारे पास एक होस्ट सेल आ गया जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। समझे इतना, जिस वेक्टर के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो वेक्टर हमने होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दिया। पर वो एक होस्ट ऑर्गेनिज्म का हम क्या करेंगे, वो तो इतना इतना थोड़ा थोड़ा प्रोटीन बनाएगा, तो हम उसको एक्चुअली ग्रो करेंगे कि एक होस्ट ऑर्गेनिज्म से कितना ही हो जाएगा, तो हम उसको उसके कॉपी नंबर को बढ़ाएंगे। हम उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि हम लोग उससे ज़्यादा प्रोटीन निकाल सकते हैं। अब इतना तो हम लेबोरेटरी में कर सकते हैं। एक फ्लास्क लेंगे, उसके अंदर डालेंगे वो होस्ट ऑर्गेनिज्म को, उसको खाना देंगे, वो ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और अच्छा खासा मल्टीप्लाई करेगा। पर वो तो भी फ्लास्क में कितना ही मल्टीप्लाई कर लेगा, इतना। अब मान लो मुझे इंसुलिन बनाना है, जैसा कि मैं शुरू से एग्जांपल लेती आ रही हूँ। इंसुलिन के अंदर जो होता है, इंसुलिन जो बनता है वो हमको सबको सप्लाई करना है। जैसे अभी कोविड वैक्सीन अगर बननी थी, कोविड का टाइम था, कोविड वैक्सीन बननी थी, तो हम इतनी सी फ्लास्क में अगर मेरे को वैक्सीन बनानी होती तो मैं पूरे देश को कैसे सप्लाई करती। बीइंग अ साइंटिस्ट, अगर मैं साइंटिस्ट हूँ और मैं इतनी सी, मैंने लैब में बना ली वैक्सीन, चलो ओहो कोविड की वैक्सीन बन गई, मैंने जो एक्चुअली में मुझे प्रोटीन चाहिए था मैंने वो उसका होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल दिया, फ्लास्क में डाला, ग्रो कर गया, मेरी वैक्सीन का वो जो प्रोटीन मुझे चाहिए था वो मिल गया। पर लेकिन उतने से प्रोटीन का मैं क्या करूँगी, तो 1 2 3 10 इंसान के लिए काफ़ी है, 15 20 इंसान के लिए काफ़ी है, पर इतने सारे लोगों के लिए, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, इसी को बहुत वाइडर स्केल पे ग्रो कराना है। बहुत ज़्यादा कॉपी नंबर चाहिए, इतना ज़्यादा कॉपी नंबर चाहिए कि बड़े बड़े टैंक्स आते हैं 100 से 1000 लीटर जितने के, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटर्स या बायोरिएक्टर्स। उसको हम लोग यूज़ करके हम बहुत सारे उसकी कॉपी नंबर बनाएंगे, और जितनी ज़्यादा कॉपी नंबर बनाएंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रोटीन बनेगा, जितना ज़्यादा हमारा प्रोटीन बनेगा उतना ज़्यादा हमको जो एक्चुअली में चाहिए वो बनेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इंसुलिन है, इंसुलिन का मैं एग्जाम्पल बार बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में इसका पूरा प्रोसेस है, मतलब इंसुलिन के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। तो अगर हमको इंसुलिन चाहिए
अगर हमको इंसुलिन चाहिए तो हमको, मतलब इंसुलिन क्या है, वो प्रोटीन है ना एक, वो प्रोटीन किससे बन रहा है, कोई एक डीएनए से, डीएनए की कोई एक जीन है वो बना रही है वो प्रोटीन हम लोग ने, ठीक है, वो होस्ट ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया, पर हमें वो कल्चर करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे बायोरिएक्टर्स या फर्मेंटर्स के थ्रू। वो उससे हम लोग कल्चर करेंगे बहुत ज़्यादा, और फिर उसके बाद हम वो इंसुलिन यूज़ करेंगे और आगे बेचेंगे, या जो भी है साइंटिस्ट लोग जो भी बना रहे हैं वो बनाएंगे, पर जो रिएक्टर यूज़ कर रहे हैं वो लोग बेचेंगे और फिर बाद में सारे इंसानों को डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस तरीके से काम करता है हमारा एक्चुअल मैकेनिज्म, ठीक है। अब वो बेचने निकलने के बाद तुरंत नहीं बेच देते हैं, उसकी भी मैं आगे बताऊंगी कि क्या क्या होता है। पर हाँ, अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, कल्चर करना। कल्चर हम किस में करेंगे, याद रखना, फर्मेंटर और बायोरिएक्टर में सेम ही होता है। पर फर्मेंटर एक्चुअली में पहले के ज़माने में क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक प्रोसीजर के लिए यूज़ होता था, पर अब हम उसमें ऑक्सीजन भी डाल देते तो वो एरोबिक प्रोसेस के लिए भी यूज़ होता है। अगर सब ऊपर से जा रहा है तो कोई बात नहीं, मैं फर्मेंटर वाला पूरा का पूरा अभी फिर से बताती हूँ, पहले ये लिख लो। चलो लेट्स स्टार्ट विद कल्चरिंग ऑन लार्ज स्केल। अच्छा, इससे पहले मैं कल्चरिंग से स्टार्ट करूं, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि अगर रिकॉम्बिनेंट होस्ट जो है वो अगर कोई प्रोटीन बनाता है तो उसको बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ऐसे ये डायरेक्ट लाइन आ सकती है, रिकॉम्बिनेंट और हेटेरोलोगस होस्ट। ठीक है, अब हम चालू करते हैं फर्मेंटर्स के साथ। फर्मेंटर्स क्या होता है, फर्मेंटर्स ऑल्सो नोन एज बायोरिएक्टर्स आर चैम्बर्स in which microorganisms are cultured in liquid or solid medium to obtain large quantity of desired product। ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है, नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। एक हमारा बायोरिएक्टर है या फर्मेंटर बोल सकते हैं हम उसको। तो वो फर्मेंटर क्या करेगा हमारे लिए, हमारे जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है उसे कल्चर करेगा, ठीक है। अब वो कल्चर कैसे करेगा, उसका कोई प्रोसीजर तो होगा ना, ऐसे तो नहीं कि चलो एक और जो होस्ट ऑर्गेनिज्म बनाया था वो इसके अंदर डाल दो, ये अपने आप कल्चर करेगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। उसके लिए काफ़ी चीज़ें होती है जो मेंटेन करके रखनी पड़ती है, जैसे कि सबसे पहली चीज़ एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशन मतलब क्या होता है, एसेप्टिक मतलब वो कि जो भी दूसरे बैक्टीरिया दूसरे ऑर्गेनिज्म ग्रो करे। एसेप्टिक मतलब एब्सेंट, तो कोई भी एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ग्रो नहीं करने चाहिए। और ऑब्वियस रीज़न, अगर कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे तो हमारा मेन प्रोटीन तो बनना है, वो एक तो एक्स्ट्रा कचरा आएगा हमारे लिए, कचरा मतलब एक्स्ट्रा चीज़ आएगी जो हमारे काम की नहीं है, प्लस हमारा अपना प्रोटीन कम आएगा। तो इसलिए एसेप्टिक कंडीशन तो ऑब्वियस रीजंस होनी चाहिए। उसके अलावा क्या होना चाहिए, एरेशन, या पहले अभी ये कर लो, उसके पहले हाँ एरेशन। उसके अलावा क्या होना चाहिए, अब ग्रो करेगा तो उसके लिए हमको ऑक्सीजन, उसका खाना वो सब चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहिए, उसके न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और हम इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो चाहिए, इनका ऑप्टिमम पीएच है वो चाहिए। ये सब चीज़ें हमको देनी पड़ेगी वो होस्ट ऑर्गेनिज्म को, ताकि वो ग्रो करे। फिर उसके बाद हमको देना होगा, अब एक हाँ ऑक्सीजन की बात मैं बोलूँ तो, कि ऑक्सीजन हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन के बबल्स आएंगे इधर। अब वो बबल्स का क्या होता है कि एक बड़ा बबल आएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन
अगर हम स्पार्जर यूज़ करें, स्पार्जर ऐसे छन्नी के जैसा होता है, इसको सीव बोलते हैं। स्पार्जर अगर हम यूज़ करें तो एक जो बड़ा ऑक्सीजन का बबल है वो छोटे छोटे ऑक्सीजन के बबल बनते हैं। तो इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाती है। अब अगर सरफेस एरिया बढ़ गई तो उससे ज़्यादा अच्छी बात होती है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे अच्छी बात होती है। फिर उसके बाद हम लोग इसको है ना पूरा टाइम हमको इसको पूरा रोटेट करना होता है। जैसे कि मैंने लिखा एरेशन, तो उसमें हमको मिक्सिंग करनी होती है। मिक्सिंग करने के लिए हमें मोटर चाहिए होती है, तो हम लोग मोटर भी लगाते हैं, ऐसे पूरा मिक्स करता है। ऐसा डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो पूरा मिक्स होता है। तो अब इतना मोटर लग रही है तो मोटर की वजह से हीट जनरेट होगी ऑब्वियसली। अब कोई भी मोटर चालू करते हो अपने घर में भी तो हीट जनरेट होती है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है, कूल वाटर, जो हम इस बायोरिएक्टर के आसपास डालते हैं ताकि ये गर्म ना हो, इसके अंदर नहीं डालते। तो कूल वाटर चाहिए। उसके अलावा क्या चाहिए हमें, ये जो अब गोल गोल मिक्स होगा उस वजह से पानी में फोम बनेगी, तो इसलिए हमें चाहिए होंगे एंटी फोमिंग एजेंट्स। ये सब चीज़ें चाहिए होगी हमको अगर एक प्रॉपर आइडियल बायोरिएक्टर बनाना है तो, बायोरिएक्टर या फर्मेंटर। अब हम डेफिनेशन एक बार समझते हैं। फर्मेंटर्स ऑल्सो नोन एज बायोरिएक्टर्स, ये तो मैंने आपको बोला दोनों सेम चीज़ है। आर चैम्बर्स इन विच, ये एक चैम्बर होते हैं जिसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने डाला जैसे कि होस्ट ऑर्गेनिज्म, उसको कल्चर किया जाता है। लिक्विड मीडियम भी हो सकता है, सॉलिड मीडियम भी हो सकता है, टू ऑब्टेन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। ये जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, जो प्रोटीन बन रहा है, वो लार्ज क्वांटिटी में हम ऑब्टेन कर सकते हैं जो हमें एक्चुअली में चाहिए, इसीलिए तो हम कल्चर कर रहे हैं मेनली। अब आपको मैं बताती हूँ एनसीईआरटी, उसमें डायग्राम दे रखा है दो, एक तो स्टर्ड रिएक्टर और एक स्पार्ज्ड स्टर्ड रिएक्टर। हम लोग यूजुअली जो बायोरिएक्टर यूज़ करते हैं वो यही स्टर्ड टाइप ऑफ रिएक्टर होता है। अब आप उसमें नोटिस करो तो उसमें है ना ऐसे बॉटम में ऐसे थोड़ा ओवल शेप होता है, ओवल तो नहीं ऐसे कर्व्ड होता है। जो स्टर्ड रिएक्टर है उसमें मोटर बना हुआ है, ये एरेशन के लिए लगा हुआ है, ऑक्सीजन बबल्स दिए हुए हैं डायग्राम में अगर आप देखो तो। स्पार्ज रिएक्टर में यहाँ पर वो दिया हुआ है स्पार्जर, जो क्या देगा, सीविंग इफेक्ट डालेगा, जिस वजह से ऑक्सीजन के जो बबल्स है वो छोटे बनेंगे और इस वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया विल इंक्रीज। अब ये हमारी नॉर्मल बायोरिएक्टर की बात हो गई। अब बायोरिएक्टर 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक बैच बायोरिएक्टर, मतलब कि हम जो जिस तरीके का कल्चर कर रहे हैं वो 3 टाइप का हो सकता है। एक बैच कल्चर, एक कंटिन्यूअस कल्चर और एक फेड बैच कल्चर। ये सब क्या क्या देखो, अगर एक कंडीशन ये है कि मैंने जो रिएक्टर है उसके अंदर सारी नेसेसरी चीज़ें डाल दी जो होस्ट ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए चाहिए, जितना उसको न्यूट्रिएंट चाहिए वो डाल दिया, जितना उसको पीएच चाहिए वो रख दिया, टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, ऑक्सीजन दे दिया, सब कुछ दे दिया। फिर जब पूरा का पूरा हमारा प्रोटीन बन जाएगा, वो पूरा भर जाएगा, सारा हम लोग निकालेंगे, उसको बायोरिएक्टर को पूरा सफाई करेंगे। अब नया बैच है वो पूरा का पूरा डालेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं बैच कल्चर। हाँ, जिसमें पूरा हम डालते हैं, पूरा हम निकाल देते हैं, दिस इज बैच कल्चर। कंटिन्यूअस कल्चर का मतलब ये होता है कि थोड़ा थोड़ा हम ऊपर ऊपर से डालते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा हम नीचे नीचे से निकालते रहते हैं, दैट इज कंटिन्यूअस कल्चर। समझे, जितनी थोड़ी थोड़ी न्यूट्रिएंट्स, थोड़ी थोड़ी जो भी ऑक्सीजन चाहिए वो सब डालते रहते हैं और प्रोडक्ट जो बनता जाता है वो सब साथ साथ निकालते जाते हैं, वो कंटिन्यूअस कल्चर है। अब ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्यों, क्योंकि इससे ना एक प्रोसेस पूरी स्टॉप नहीं हो जा रही। एक तो कंटिन्यूसली हमको थोड़ा 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 मिलता जा रहा है, प्लस ऐसे बैच कल्चर में क्या है कि पूरा का पूरा बना, अब जब तक बन रहा है उसको तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, फिर उसकी सफाई होगी, फिर वो नया डालेगा, फिर उसके बाद चालू होगा, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा मुश्किल है। बट स्टिल काफ़ी जगहों पे, काफ़ी चीज़ों में कल्चर कंटिन्यूस ना होकर के बैच कल्चर यूज़ होता है, या डिपेंडिंग ऑन हमको क्या किस समय ज़रूरी है। तो इसलिए नया आया फेड बैच कल्चर। उसमें क्या होता है कि इनिशियली बैच होता है, फिर कंटिन्यूस होता है। इसका मतलब क्या कि कुछ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो भी उसको चीज़ें चाहिए वो हम पहले ही टैंक के अंदर डाल देते हैं, लेकिन बाद में फर्दर हम थोड़ा थोड़ा और डालते हैं और थोड़ा थोड़ा निकालते हैं। तो इनिशियली कुछ अमाउंट डाल देते हैं और फिर बाद में निकालते हैं। तो ये यूजुअली पेनिसिलिन के टाइम पे बनने के टाइम पे ये सब यूज़ होता है, पर वो सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ किस तरीके से होता है वो याद रखो। बैच, कंटिन्यूस और फेड बैच क्या होता है और कैसे यूज़ होता है।
होता है। इसके अलावा एक लास्ट प्रोसेस बचे, दैट इज एक्सट्रैक्शन। तो ये लिखो पहले। एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ, कंटिन्यूअस कल्चर में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि कंटिन्यूअस अगर कल्चर होता है ना तो हम डालते रहते हैं, निकालते रहते हैं, तो इस वजह से है ना जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने मोस्ट एक्टिव स्टेज में प्रेजेंट होती है। और मोस्ट एक्टिव स्टेज क्या होता है? देखो, बैक्टीरिया के 3 स्टेज होते हैं, लैग, लॉग और स्टेशनरी। जब बैक्टीरिया ग्रो करती है तो इनिशियली लैग स्टेज में होती है, मतलब इतनी ग्रो नहीं कर रही है, फिर लॉग मतलब एकदम बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, और स्टेशनरी मतलब अब कांस्टेंट हो गई है। कंटिन्यूअस कल्चर है ना, उसमें लॉग स्टेज में होती है, हमेशा इसी में रहती है, और इस वजह से सबसे ज़्यादा आउटपुट हमको कंटिन्यूअस में मिलता है। ठीक है, तो अभी ये लिख लो। तो अब हम लोग ने क्या किया, कल्चर किया उसको, ठीक है, कल्चर करके कंप्लीट किया। तो अब हम क्या उसको डायरेक्टली ऐसे मार्केट में बेचते? नहीं, अब हमको उसका करना होगा एक्सट्रैक्शन, और एक्सट्रैक्शन का दूसरा नाम है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो कल्चरिंग के बाद, फर्मेंटर में डालने के बाद का जो प्रोसेस है उसको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो अभी तक जो हमने किया इससे पहले वो सब क्या था? अपस्ट्रीम प्रोसेस। ठीक है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में हम करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस इन्वॉल्व्स ए सेपरेशन, बी प्योरिफिकेशन, सी नन ऑफ द अबव, डी ऑल ऑफ द अबव। तो ए मतलब नन ऑफ द अबव एंड सी बोथ ए एंड बी। तो आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कैसे करते हैं? उसको फिल्टर करते हैं सबसे पहले, या कोई सेंट्रिफिकेशन कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, फिर उसको ड्राई कर सकते हैं, ड्राइंग की मदद से उसको प्योरीफाई कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी की मदद से ले सकते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, कोई भी अलग प्रोसेस होगी उससे हम लोग कर सकते हैं, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर लेकिन हमको उसको सेपरेट करना है, उसको प्योरीफाई करना। क्या अब हम उसको बेच सकते हैं? मान लो मुझे कोई ड्रग बनानी है, ड्रग यानी दवाई, वो ड्रग नहीं जो आप सोच रहे हो, कोई ड्रग बनानी है मेरे को, या मेरे को कोई वैक्सीन बनानी है, तो अब मैं बेच सकती हूँ? नहीं, अभी भी नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि अब इसमें हम डालेंगे प्रिजर्वेटिव्स, फॉर्म्युलेटेड प्रिजर्वेटिव्स। अब हमारी जाके फाइनली जो भी ड्रग या वैक्सीन है वो बनेगी, पर अभी भी हम इसको मार्केट में सेल नहीं करेंगे। अब मेन चीज़ आती है, वो है क्लिनिकल ट्रायल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए नहीं, अभी आगे पढ़ोगे आप MBBS में। क्लिनिकल ट्रायल्स एग्जैक्टली होता क्या है वो आप समझ लो। अगर कोई भी एक ड्रग है वो हम लोग बना रहे हैं तो वो डायरेक्टली हम मार्केट में नहीं डाल सकते। क्या पता उसकी कोई एडवर्स इफेक्ट हो, कोई ज़्यादा ही एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हो, वो प्रेगनेंसी में अफेक्ट कर रही हो, फीटस को प्रॉब्लम दे रही हो, कार्सिनोजेनिक हो, यू नेवर नो। तो हम क्या करते हैं, उसकी क्लिनिकल ट्रायल, 3-4 स्टेप की क्लिनिकल ट्रायल होती है पूरी, के पहले इतने लोगों पे करना है, ये लोगों पे करना है, फिर जो एक्चुअली बीमार लोग हैं उन पे करना है। तो इस पे एक्चुअली हमारी जो ड्रग है वो ट्राई की जाती है कि अगर इतने सारे के सारे जो ट्रायल है वो पूरे हुए, सक्सेसफुल हुए, कि किसी में कोई भी एडवर्स रिएक्शन मतलब साइड इफेक्ट नहीं हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो ही वो ड्रग जो है वो मार्केट में दी जाती है। ये पूरा प्रोसेस बनता है, होता है, फिर उसके बाद आगे मार्केटिंग की जाती है। ये हम लोग ने हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, आपको क्लिनिकल ट्रायल में डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, पर ये पता होना चाहिए कि होता क्या। अब एक चीज़ और रहती है, लास्ट टॉपिक, दैट इज DNA लाइब्रेरी। अब मैंने शुरुआत में एकदम स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे इसी को क्लोन करना है। फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि मैंने कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने बनाया था और मैंने बोला था मुझे इसी को ही मल्टीप्लाई करना है, इसी का ही प्रोटीन मुझे चाहिए। अब मेरे को कैसे पता कि वही जीन ऑफ इंटरेस्ट है मेरा? मान लो कि ठीक है मुझे इंसुलिन चाहिए, पर मुझे कैसे पता कि वही एक जीन है जो मेरा इंसुलिन प्रोटीन बनाएगा? उसके लिए होती है DNA लाइब्रेरी। उसके अंदर हमारे पास सारी की सारी जीन की इंफॉर्मेशन होती है, हर जीन के बारे में लिखा होता है। हमें वहाँ पे जाना होता है, सिलेक्ट करना होता है, ये वाली जीन ये प्रोटीन बना रही है तो ये वाली जीन मुझे चाहिए, और उसको जाके हम लोग क्लोन करते हैं। ये होती है DNA लाइब्रेरी।
अब डीएनए लाइब्रेरी होती है दो टाइप की, एक जीनोमिक और एक cDNA। जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी के अंदर वो सारी जीन्स आती है जो एक्चुअली में उस ऑर्गेनिज्म के अंदर या उस स्पीशीज के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन cDNA लाइब्रेरी में सिर्फ वही जीन आती है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, अपनी प्रोटीन बना रही है। डिफरेंस है दोनों में। हमारे में फॉर एन एग्जांपल ले लो, हमारे में ऐसी बहुत सारी, जैसे डीएनए हमारा, उसमें से काफ़ी सारी ऐसी जीन्स है जो कुछ प्रोटीन नहीं बनाती, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल इंट्रॉन्स, वो कुछ नहीं बना रही है, वो है बस, पर लेकिन वो कोड नहीं कर रही है कोई प्रोटीन, तो वो cDNA में नहीं आ सकती, वो जाएगी जीनोमिक डीएनए में। तो इससे आपको क्या लगता है कौन सी वाली लाइब्रेरी, कौन सी डीएनए लाइब्रेरी ज़्यादा बड़ी होगी? ऑब्वियसली जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी ज़्यादा बड़ी होगी। अब हमको अगर कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म को, छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म को, चलो ठीक है वो बाद में बताते हैं, पहले ये देखते हैं कि डीएनए लाइब्रेरी बनती कैसे। वो बनती ऐसे है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, उसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से तोड़ देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उसको हम लोग प्लाज्मिड के अंदर डाल देते हैं। अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं, वो प्लाज्मिड के अंदर डाल देते हैं, उसके बाद उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में अंदर डाल देते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर इसको, अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मान लो EcoR1, PBr322 हमारा वेक्टर मान लो, और E. coli हमारा होस्ट मान लो, सब अलग अलग जो है वो सब अलग अलग E. coli में जाते हैं, और ये सारे हमारे अलग अलग हम लोग सेपरेट करके एज अ लाइब्रेरी रख देते हैं। ये होता है हमारा एक्चुअल डीएनए लाइब्रेरी, ठीक है। अब जो मैं आपको बोल रही थी कि जीनोमिक लाइब्रेरी वो है जिसमें सारी की सारी जीन्स है, cDNA लाइब्रेरी वो है जिसमें सारी जीन्स नहीं, वही जीन्स है जो एनकोड करती है। हमारे अंदर जैसे इंट्रॉन्स मैंने बात की वो होते हैं, तो हम लोग जीनोमिक लाइब्रेरी में अगर हम लोग देखें, हमारे सारे जीन्स अगर हम रखें, तो ये हमारा डीएनए है, हम ऐसा अज्यूम करें कि हम लोग हमारा लाइब्रेरी बना रहे हैं, हमारे ऑर्गेनिज्म की डीएनए लाइब्रेरी बना रहे हैं, तो हमको जीनोमिक बनानी चाहिए कि cDNA बनानी चाहिए? अगर हम जीनोमिक बनाएं तो क्या होता है, cDNA बनाएं तो क्या होता है, वो देखो कि ये हमारी डीएनए है, उसको हम लोग तोड़ते हैं, वेक्टर में डालते हैं और E. coli में डालते हैं, बहुत अच्छी बात है डालते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी डीएनए वाला पार्ट इंट्रॉन्स बना रहा है, जो भी ऐसे अनरिकॉग्नाइज्ड सीक्वेंस है, वो सब चीज़ें जो है वो हमारा जीन है वो E. coli कोई भी प्रोकैरियोट एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आइडेंटिफाई ही नहीं करेगा। तो इसलिए जीनोमिक लाइब्रेरी ह्यूमंस के लिए बनाना थोड़ी इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि अगर E. coli हमारा डीएनए आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा है तो फिर हम लोग कहाँ एक्सप्रेस करें। तो इसलिए cDNA लाइब्रेरी इज़ मच मोर प्रिफर्ड इन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स, ऑब्वियसली ह्यूमंस के अंदर तो वो प्रिफर की जाती है, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो cDNA का वो यूज़ है, और जीनोमिक तो कोई भी अगर हमको जीन चाहिए हो तो उसके लिए वो यूज़ है। तो विद दिस वी हैव फाइनली कंप्लीटेड अवर बायोटेक्नोलॉजी वाला पूरा का पूरा चैप्टर। कॉन्ग्रेचुलेशंस कंप्लीट करने पे आपको, मुझे दोनों। क्वेश्चंस करना नहीं करना हो तो भी करना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस पे ही बनाने वाली हूँ, तो उसमें से एक बार देख लेना, तो आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। लास्ट प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको आ गए सारे, जैसा मैंने पहले भी बोला था, अगर आपको सारे आ गए मतलब आपको सारा बायोटेक्नोलॉजी फिंगर टिप्स पे, क्योंकि इसमें से हार्ड क्वेश्चंस इतने नहीं आते। मैंने आपको जहाँ जहाँ बोले इसके क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से ऐसे बने हुए वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, कुछ अलग नहीं आते। थोड़े बहुत ट्रिकी हो सकते हैं, जैसे PBr22 है, उसके अंदर हम लोग ने इधर काट के उधर वाला वो वाला जीन लगाया, तो हमारी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट होगी कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होगी, वो हम लोग देखेंगे। उस तरीके के अगर क्वेश्चन मुझे मिलेंगे तो मैं वो भी डालूंगी। और हाँ, सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। With that, I will end my lecture. I will meet you in my next one. Till then, bye bye.